हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीसेन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री का, उसी का मैं नोट्स करा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर जो है 7 है, महाजनपद। ठीक, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, उसी का नोट्स है। तो देखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिस दौरान अनेक महाजनपदों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसका समय अवधि 600 ईस्वी पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृतिक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रदेश या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के लिए नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज का एकत्रित करवा सकते थे। ठीक, आगे देखिएगा। लोग की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गए। जैसे देखिएगा, कबीले हो जाएगा ग्राम, जनपद, महाजनपद। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति है। ठीक, उत्तर प्रदेश 8 महाजनपद, बिहार हो जाएगा 3 महाजनपद, राजस्थान हो जाएगा 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश हो जाएगा 1 महाजनपद, दक्षिण भारत हो जाएगा 1 महाजनपद और भारत के बाहर हो जाएगा 2 महाजनपद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है जो निम्नलिखित है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। महाजनपद राजधानी, महत्वपूर्ण नगर, आधुनिक नामों के अनुसार। ठीक है, गंधार हो जाएगा तक्षशिला इसकी राजधानी हो जाएगा, जो इसका आधुनिक नामों है जो महत्वपूर्ण नगर। तो रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान में जो है। ठीक है, कम्बोज हो जाएगा, कम्बोज जो हटक, राजपुर और राजौरी व हजार क्षेत्र कश्मीर पाकिस्तान। ठीक है, मत्स्य हो जाएगा मत्स्य, विराटनगर जयपुर का समीपवर्ती क्षेत्र राजस्थान। कुरु हो जाएगा जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली, जो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 5। सूरसेन हो जाएगा मथुरा, जो मथुरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौशल हो जाएगा श्रावती, फैजाबाद हो जाएगा गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंचाल हो जाएगा अहिच्छत्र। ठीक है, कमी हो जाएगा बरेली हो जाएगा, बदायूं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो आप देख सकते हैं। चेंदी हो जाएगा शक्तिमती और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वंश हो जाएगा वंश हो जाएगा कौसम्बी इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं। काशी वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मल हो जाएगा कुशावती, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अस्मक या अस्मक पाटलिपुत्र हो जाएगा। गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ठीक है, अवंती हो जाएगा उज्जैन, महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, वज्जी हो जाएगा वैशाली, विदेह मिथिला हो जाएगा वैशाली, मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार। अंग हो जाएगा चंपा,
भागलपुर जो बिहार हो जाएगा, ठीक है। मगध का हो जाएगा गिरिवृक्ष राजगिरी पटना जो गया नालंदा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मगध के देखिएगा 16 महाजनपदों में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था, जो पाटलिपुत्रा से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के शासकों ने मगध के सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा ट्रिक जो है याद करने का। हसीन हो जाएगा मशूक शाह, आपको हो जाएगा ह से हर्षवर्धन, सी से हो जाएगा शिशु नागवंश और 9 से हो जाएगा नंद वंश, ठीक है। मशूक हो जाएगा, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कौण्य वंश और सा से हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सातवाहन, ठीक है, ये जो शासन किया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, हर्यक वंश जो 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। महाभारत एवं पुराणों में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, देखिएगा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था जरासंध था, ठीक है। जरासंध अपने साम्राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया और जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। आगे देखिएगा, रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। आगे देखते हैं, घटिया नामक सामंत के कुलिक ने पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है। अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिंबिसार जो हो जाएगा 544 से 492 ईसा पूर्व। देखिएगा, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगिरी से गिरिवृक्ष थी। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्राप्त मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। आगे देखते हैं, बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री, जो राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी अरंपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपने पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समाकलिन थे। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था। पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। इसके समय अवंती के राजा चंद्रगुप्त को एक
असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत न स्वस्थ हो गए। इन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास है, ठीक है। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 452 ईसा पूर्व में ही कर दी। आगे देखते हैं। अजातशत्रु जो 492 से 460 ईसा पूर्व को कहा जाता है, ठीक है। 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे प्रीतहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? वजीरा से। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके समय सबसे बड़ा घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तर्षि गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई। इसने अपने सहयोग वशकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया, ठीक है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इसने प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष में मगध पर शासन किया था। इसके 2 पुत्र उदयभद्र तथा उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। कौन किए थे? उदयन ने कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। उदयन जो राज किया था आपको 460 से 444 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसने अपने राजगद्दी पर कुसुमपुर बनाया था। यही कुसुमपुर पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। इसकी माता का नाम आपको पद्मावती था, ठीक है। इसके अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म में इसे प्रीतहंता कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसका अन्य नाम उदय या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था, ठीक है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र में पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इससे अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी। आगे देखते हैं। उदयन का पुत्र नागदशक एवं अयोग शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की राजधानी शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। देखिएगा, शिशुनाग वंश जो 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अम्बती तथा वत्यस राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटली ग्राम से हटाकर वैशाली को बनाया। आगे देखते हैं। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। कालाशोक जो 394 से 366 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। शिशुनाग वंश की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा।
इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। ठीक है, इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक था माना जाता था। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनम नंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनम नंद थे, जो जाति के क्षुद्र थे। उन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वक्षत्रांतक क्षत्रिय का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। महापद्मनम नंद को भागवत दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इस वंश की जाति नापित थी। देखिएगा, राजा नंद ने प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। ठीक है, राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनम नंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेनसंग द्वारा की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनम नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष वर्ष रुचि वर कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया था। ठीक, देखिएगा, इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र के विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राज्य नैतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक, फ्रेंड्स आगे देखिएगा। साम्राज्य महाजनपद नंद पहले शासक थे, जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। ठीक है, इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की। देखिएगा, यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिल पाया। इस वंश का द्वितीय शासक पंडुक था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही कुर्क शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में घनानंद को गिना जाता था। लालची पूछ देगा कौन था, तो घनानंद। ठीक है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर के हौसला प्रस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के समान सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। ठीक है, आगे देखिए। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य
वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर नीचे आगे देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, फारसी आक्रमण। ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अलग बंगाल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। आगे देखिएगा। हंसमनी वंश के संस्थापक साइरस II थे। इस वंश का शासक आपको डेरियस दायबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कंबोज के शासक को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासक का विस्तार किया। आगे देखते हैं। मकदूनिया यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। ठीक है, फिर इनसे आगे देखते हैं। देखिएगा, इनके माता का नाम क्या था? ओलंपिया। इनके माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम एलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इनका जन्म मैसिडोनिया पेला में 356 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी पत्नी रुखसाना रेक्सोना थी, जो रुखसाना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। ठीक, आगे देखते हैं। इसने घोड़े का नाम बुफेकराल बॉलफेरा था। इनके गुरु का नाम था अरस्तु था, जिसका नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। ठीक है, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनका अफलातून कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। ठीक, भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार अभ्यक से हुआ था। वहाँ के राजा अभ्यक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, देखते हैं। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। कब किया था? तो 328 ईसा पूर्व में सिकंदर के ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, किया। आगे देखते हैं। पंजाब के राजा पोरस पुरु और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी पर। आगे देखते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गए। इस युद्ध में क्या था? पोरस हार गया था। ठीक है, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाई डेस्पिच का युद्ध कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का मकबरा का बेबीलोन में। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबाओं में से एक है। ठीक है, सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था।
सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? तो आपको नियाकस आने वाला एक क्रिकेटस अस्टिबुलस थे। ठीक है, सिकंदर हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया था। ठीक, सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। आगे देखते हैं। सिकंदर का थल सेना से सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निर्याकस था। ठीक है, सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। सिकंदर विश्व का विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनानी के लोग ने विश्व की विजेता जानकारी थी, उस सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, देखिएगा। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। ठीक है, कौन सिखाया था? सिकंदर का गुरु कौन था? तो गुरु अरस्तु सिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स आपको लेकर आएंगे मौर्य वंश। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मौर्य वंश चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, प्राचीन भारत का राजवंश जिसे 137 वर्ष तक भारत में राज किया। इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। आगे देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कर्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिपनिसडाई काबुल ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। आगे देखते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राजस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। मेगास्थनीस की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में
लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बांटा था। आगे देखते हैं। दार्शनिक 2, अहीर पशुपालक 3, सैनिक, किसान 5, निरीक्षक 6, कारीगर तथा 7, सभासद मंत्री। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। आगे देखते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत पालन करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोरखपुर में स्थित सगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नीति से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के बेलगोला चला गया, जहाँ 298 ईसा पूर्व संलेखना संस्थारा विधि से प्राण त्याग दिए। आगे देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जस्ट ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम जोस ने यह पहचान कराया कि सेंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आगे देखते हैं। बिंदुसार 298 से 269 BC। इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तीक्ष्ण था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भी भेजा। आगे देखते हैं। इससे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। स्टेम्बो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंतिक राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना मुखलीपुत्र गोसाल ने किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बिंदुसार को अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं बिंदुसार को। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है, आगे देखिएगा। सम्राट अशोक, जो 269 से 232 BC इसका जन्म हुआ था। 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रंगी था, जिसे धर्मों के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंद था। नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग में हुई भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। ऐसे माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। पहले क्या था? ब्राह्मण धर्म मानता था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे देखते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक, किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की, जिसका क्रम इसे इस प्रकार बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की और कर टैक्स घटा कर केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तीस्ता था। श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक के रूप में देखते हैं अपना लिया। अशोक रूप में सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। नोट देखिएगा। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेश का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के समय मुद्राएं सोने, स्वर्ण, चांदी, कसापण एवं तांबे कांसणी आदि के होते थे। अशोक के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा दान में दिया। ये देखते हैं, गुफा था, यही गुफा था। ठीक है, सुदामा, कौड़, चोपड़, विश्व झोपड़ी। आगे देखते हैं। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुषाण था। अशोक की 5वीं पत्नियां असंधिता देवी कारुवाकी पद्मावती नित्या रक्षक थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। आगे देखते हैं। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दैबाऊ से मिली। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला। अशोक ने अपने अधिकार अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं को पसंद लिखा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में गुजरात तथा कर्नाटक की मास्की
नेटिटूर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग हुआ। असम से अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। अशोक के चतुर्दश शिलालेख। प्रथम शिलालेख अहिंसा पर बल, पशु बलि पर रोक, सभी मनुष्य में मेरे बच्चे के समान। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारत राज्य जैसे चेर, पांड्या, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्य पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। आगे देखते हैं। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने त्रिअधिकारी राजुक युक्त तथा प्रादेशिक का चर्चा किया है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इसे शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित हैं। ठीक है। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भेरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध के नीति का चर्चा है। आगे देखते हैं। पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जनक कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मा नियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आठवां शिलालेख देखिए, इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है, जो इसे राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। बोध गया में भ्रमण का उल्लेख। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 9वां देखिएगा। 9वां शिलालेख, इसमें अशोक के छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। 10वां शिलालेख देखिए, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। इसमें धम्म नीति का व्याख्या की चर्चा की गई है। 11वां देखिएगा फ्रेंड्स। 11वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 12वां शिलालेख देखिए, इसमें स्त्री के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचार के सम्मान की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 13वां देखिए, 13वां शिलालेख, इसमें कौलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। आगे देखिए। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मैं ऊपर लिखे गए शिलालेख के आंतरिक बहुत से काम किए हैं, जो इसमें से नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है। मैं इसमें जनता और धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख, लघु अभिलेख
भाब्रू अभिलेख। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया? खुद का मगध का सम्राट। भाब्रू अभिलेख में इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है। देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक के 7वें अभिलेख लघु अभिलेख मिले हैं। रुम्नदेई अभिलेख नेपाल, यह नेपाल के लुम्बिनी में है। यह आरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। आगे देखते हैं। देखिए कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवा को द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं। टोपरा अभिलेख हरियाणा, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलक का बाद में स्थापित करा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश। पहले यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलक का बाद में स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं। रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी कार्ललायल ने की। आगे देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़, यह बिहार के चंपारण में है। आगे देखते हैं। लौरिया अरराज, यह बिहार के चंपारण में, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल। इस स्तंभ से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ के कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया, ठीक है, संवर्धन किया, सॉरी। आगे देखते हैं। सर एकुलना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधारों से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है, ठीक। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा कि संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र हैं। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को योगाधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज को देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया, ठीक है। राजू को नियुक्त किया। अशोक ने अपने अभिलेख के लिए जिन पत्रों का इस्तेमाल किया वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मंगवाया था, ठीक है। आगे देखते। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल प्रशासन एक केंद्रीय शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था। उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। जासूसों के 4 शब्द का प्रयोग किया गया। कौन 4 शब्द? नेक्स्ट देखते हैं। न्याय व्यवस्था देखिए। मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय और अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक ढांचा। आगे देखते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। उसके नीचे युवराज होते थे, ठीक है। प्रांत का शासन प्रांतपति के पास था। विश्व जिला जो विश्वपति के नियंत्रण में रहता था। 10 गांव का छोटा मालिक को गोप कहा जाता था। 10 गांव के छोटे मालिक को क्या कहा जाता है? गोप कहा जाता था। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव हुआ करती थी, ठीक है, जो ग्रामीण के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। इस समय न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिएगा फ्रेंड्स, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो निम्नलिखित हैं। देखिएगा, अशोक काल के मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत, ठीक है। कलिंग हो जाएगा, तोसली हो जाएगा राजधानी, प्रमुख स्थल हो जाएगा कलिंग, अवंती राष्ट्रीय हो जाएगा आपको उज्जैनी, और जो हो जाएगा मालवा, राजपूताना, गुजरात, कठिया वाड़, ठीक है। प्रासी हो जाएगा पूर्वी प्रांत, जो पाटलिपुत्र हो जाएगा बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। उत्तर पंथ हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा गंधार, कम्बोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान। दक्षिणा पथ हो जाएगा सुवर्णगिरी, विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अशोक के उत्तराधिकारी। 232 ईसा पूर्व बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्ष तक शासन किया। अशोक की भर्ती उन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया तथा आजीवक संप्रदाय को साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण कराया। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धर्थ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, इसके शासन काल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। बृहदत्त को सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिन्होंने सेना के निरीक्षण के दौरान वृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य वंश के संस्थापक को शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराएंगे फ्रेंड्स जो ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।